जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक साइंस का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मेनली हमारे इक्विपमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से अपडेट करने के लिए और हमारी जो भी लाइफ में कई सारी चीज़ें काम आएंगी उस तरीके को बनाने के लिए, जैसे कि टीवी, फ्रिज और भी कई सारी चीज़ें, वो सब साइंस का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। भले ही कुछ चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी हो, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन साइंस का उसी तरीके से बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन बनाकर। अब ये कहकर मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारी कंट्री को अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ साइंस का एक एग्जांपल देकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसानों ने किस तरीके से साइंस का एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल तो किया, लेकिन किस तरह से उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा तो हम सभी को पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में रह रहे लोगों का क्या हाल हुआ था, और उससे कई मील दूर तक जितने भी लोग थे उनका साथ भी बहुत ही बुरा हाल हुआ था, और आज तक जापान में उसका असर हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हमारी ह्यूमैनिटी को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और द रशियन में जो अब तक का सबसे पावरफुल बॉम्ब है, द ज़ार बॉम्ब, वो तो इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो इतने साल पहले जो नागासाकी और हिरोशिमा में इतना बुरा हाल हुआ था, वो भी एक न्यूक्लियर वेपन से। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर द ज़ार बॉम्ब फटता है तो ह्यूमैनिटी का क्या हाल होगा, और इसका असर अर्थ पर भी पड़ेगा। जी हाँ, एटमॉस्फेयर में बहुत ही बुरा असर इसका पड़ेगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। 1930 में जब चारों तरफ वॉर का माहौल था, तभी सुपर पावर जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्री फ्रांस ने साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट चालू किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि उनके पास एक ऐसा वेपन होना चाहिए जो कि पल भर में काफ़ी लोग को मार गिरा सके और वॉर में उनकी जीत करा सके। तो इसी प्रोजेक्ट का नाम था, उन्होंने दिया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन फोड़ा गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, तो चारों तरफ मानो हाहाकारी मच गई थी। और इसको देखकर सोवियत यूनियन यानी कि हमारे रशिया ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया था। और जब रशिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू किया तो उसके देखकर अमेरिका ने भी अपने पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिए थे। अब देखो, रशिया और अमेरिका के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है, ये हम सबको ही पता है। तो इसे देखकर जब दोनों ही कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू किया तो रशिया ने सोचा कि इससे एक स्टेप आगे जाकर हमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर वेपन से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि वो भी एक न्यूक्लियर वेपन ही है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो ज़ार बॉम्ब है वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब ही है। फिलहाल वापस आ जाते हैं 1942 से 1946 तक चल रहा हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि मेजर जनरल लैली ग्रुव्स के अंडर में आता था। यानी कि यूएस आर्मी के जो मेजर थे लैली ग्रुव्स, उसके अंदर ये पूरा टेस्ट किया जाने वाला था, और जिसके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत होगा। और 1939 में जो ये प्रोजेक्ट था वो अप्रॉक्सीमेटली चालू हो ही गया था, और उसके बाद से इस पर करीबन $2 बिलियन का खर्चा आया था। तो जितना पावरफुल ये बॉम्ब है उतना ही पावरफुल इसका नाम भी, ट्रिनिटी। और साउथ ईस्ट ऑफ सोकोरो में, जो कि न्यू मैक्सिको से 35 मील्स दूर मौजूद एक डेजर्ट है, वहाँ पर इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। और इसके बाद से कहानी शुरुआत होती है द ज़ार बॉम्ब की। 30 अक्टूबर 1961 इंसानियत का वो दिन जिस दिन दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब द ज़ार बॉम्ब को टेस्ट किया गया। ये रशिया में टेस्ट किया गया था और ये रशियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। और जब इसके टोटल 3 मॉडल बनाए गए थे तो उसमें से सिर्फ एक को ही टेस्ट किया गया, और उसके बाद से जो 2 बाकी मॉडल थे उन्हें रशियन न्यूक्लियर वेपन के म्यूज़ियम में बंद कर दिया गया। तो जब ये फर्स्ट बॉम्ब को टेस्ट किया गया तो उसके बाद से हमें ये रिएक्शन इतना पावरफुल देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो 2 रिमेनिंग ज़ार बॉम्ब थे उन्हें म्यूज़ियम में ही बंद कर दिया गया। एयरक्राफ्ट Tu-95V जो कि 13,000 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर उड़ रही थी, जिसके अंदर ज़ार बॉम्ब था, और उसे उस दिन ड्रॉप किया गया। और वो ड्रॉप करने के बाद उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की एयरक्राफ्ट KC-135A को ये पता चल गया। और जिसके बाद से इसके ऊपर कई सारी रिसर्च हुई, कई सारे इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन तब तक कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि टेस्ट हो भी चुका है। और अगर आपने परमाणु जैसी मूवी देखी है, जो कि हमारे इंडिया की जो न्यूक्लियर टेस्ट हुई थी उसका एक बायोपिक है जो कि पोखरण रेंज में किया गया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस टेस्ट को बिल्कुल ही सीक्रेट रखा गया था। और हालांकि उस समय
समय तो इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी था कि हमें कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमने वो न्यूक्लियर टेस्ट किया। बिल्कुल उसी तरीके से जब भी कोई कंट्री कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट मतलब कि न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करती है तो उसे बिल्कुल ही सीक्रेट रखना पड़ता है, वरना इसके बारे में अगर किसी भी एनिमी कंट्री को पता चल गया तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और जब बैंक मीटर से इसका एनर्जी निकाला गया, यानी कि ये पता लगाने की कोशिश किया गया कि इस धमाके से असल में कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, तब उसमें ये पता चला कि इससे करीबन 243 पिको जूल का एनर्जी रिलीज़ हुआ है। लेकिन सोवियत यूनियन ने 1991 में ये कह दिया था कि इससे सिर्फ 209 पिको जूल का एनर्जी रिलीज़ हुआ है। और एक थ्योरी ये भी है जिसमें ये कहा जाता है कि इससे करीबन 418 पिको जूल का एनर्जी रिलीज़ हुआ है। और ये पिको जूल असल में कुछ और नहीं बल्कि लेंथ को नापने के लिए जिस तरीके से मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, उसी तरीके से एनर्जी को नापने के लिए पिको जूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़रा आप सोच के देखिए, जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था, वो तजार बॉम्ब के सामने तो कुछ भी नहीं है। तजार बॉम्ब उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर सोच के देखिए, इस तजार बॉम्ब को अगर किसी भी कंट्री के ऊपर फोड़ दिया जाता तो उससे क्या होता, उससे भारी नुकसान झेलना पड़ता और ये पूरी दुनिया पर असर पड़ता। और फिर भी ये तजार बॉम्ब 1961 में बनाया गया था और आज ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बिल्कुल नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब आज हम बना सकते थे। लेकिन आखिरकार हम इस तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह कोई भी बॉम्ब आखिरकार आगे चलकर क्यों नहीं बना पाए। तो जिस तरह से मैंने रीज़न बताया कि इस बॉम्ब का जो हमें रिएक्शन देखने को मिला वही इतना पावरफुल था कि इसकी वजह से जो 2 बाकी बॉम्ब थे उन्हें म्यूज़ियम में ही बंद कर रख दिया गया। और इस बॉम्ब के टेस्ट के बाद से सभी कंट्री को ये मालूम पड़ चुका था कि अगर आगे चल के किसी भी कंट्री ने इस तरीके का कोई भी पावरफुल वेपन टेस्ट किया या फिर किसी भी कंट्री के ऊपर इसे छोड़ दिया, बम से उड़ा दिया, तो इससे काफ़ी खतरा हमें झेलना पड़ सकता है। और ये सिर्फ किसी एक सुपर पावर कंट्री जैसे कि अमेरिका की ही नहीं, रशिया की ही नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए सामान्य है। तो यही थी स्टोरी इंसानी सभ्यता की सबसे पावरफुल तजार बॉम्ब की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। और इसी को देखते हुए सारी कंट्री ने एक प्रोपोगंडा, एक ट्रीटी साइन की जिसमें ये लिखा था कि इससे इस तरीके का कोई भी पावरफुल वेपन आगे चल के कोई भी कंट्री टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो गाइज ये सही हुआ कि नहीं, ये आप कमेंट कर ज़रूर बता देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या फिर आप सिंपली इस वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।